एक जो बेस्ट तरीका हो सकता है 500 प्लस लाने का वो ये हो सकता है कि आप मैथ्स में 200 प्लस मार्क्स लेकर के आए। जब मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स में बहुत बच्चे चैप्टर स्किप करते हैं, तो आपको जो पहला पॉइंट अपने जहन में डालना है वो है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, है ना। हर रोज प्रैक्टिस करना है कि एक दिन बैठ के स्पॉटिंग एरर लगाया, एक दिन बैठ के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने लगाया, एक दिन बैठ के आपने वॉइस एंड नरेशन लगाए। रेगुलरिटी बाबू क्लास इन द सेंस कि जैसे आप किसी बैच में एनरोल हैं तो उसकी क्लास आप हर रोज लाइव देख के खत्म करिए। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रबचिक। तो मेरे भाई, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 500 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हो अपने अगले एनडीए के अटेम्प्ट में। अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे रिकमेंड होते हैं, सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो आप मेरिट में भी ऊपर आ सको तो उसके लिए हमारा टारगेट 500 प्लस का होना ही चाहिए। और 500 प्लस एक्चुअली में अचीव आप कर सकते हैं। कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, हम उसी पे बात करेंगे। कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल चीजें हैं जो बहुत से एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते हैं, और जो टॉपर होते हैं उन्हीं चीजों को करते हैं और फिर वो अपना रैंक लेकर के आते हैं। आप भी लेकर के आएंगे। बहुत क्रिस्प रखेंगे वीडियो को, ध्यान से समझिएगा और लगे तो साथ साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा उन पॉइंटर्स का जो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, और उस स्ट्रैटेजी को फिर आप फॉलो करना स्टार्ट करिएगा। उसका फायदा आपको जब आप अपने एनडीए के अटेम्प्ट में बैठेंगे तो 110% देखने मिलने वाला है। तो एक बार क्लास का रिचुअल जरूर पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, जब हम एनडीए के पेपर की बात करते हैं तो एनडीए का पेपर 2 पार्ट में होता है, ये आप सबको पता है, मैथ्स प्लस जीएटी। अगर आप 500 प्लस का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो एक जो बेस्ट तरीका हो सकता है 500 प्लस लाने का वो ये हो सकता है कि आप मैथ्स में 200 प्लस मार्क्स लेकर के आए और जीएटी में 300 प्लस मार्क्स लेकर के आए। बेहतर तरीका ये हो सकता है, और ये एक्चुअली में अचीव आप कर सकते हैं। अगर आप जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उन सारे पॉइंटर्स को फॉलो करोगे तो मैथ्स में 200 मार्क्स ले जाना भी बहुत आसान है, अगर आप फॉलो करते हो, मेहनत करते हो तो। और जीटी में 300 मार्क्स भी आप लेकर के आ सकते हैं। अब इसका रेशियो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि मैं जीटी में सिर्फ ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं जीटी में 400 नंबर तक लेकर के आ सकता हूं, तो ठीक है, 400 नंबर यहां ले आइए, 100 नंबर यहां लेकर के आइए, वहां से भी आपका 500 प्लस हो ही जाएगा। लेकिन मैं एक आइडियल वे बोल रहा हूं, तो आइडियल वे ये हो सकता है कि मैथ्स में आप 200 प्लस लेकर के आ जाइए और जीएटी में 300 प्लस लेकर के आ जाइए। अब आप बोलोगे लेकिन ये अचीव कैसे करें, क्या करें कि मैथ्स में 200 प्लस आ जाए? उसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। 2 पार्ट में मैंने बनाया है यहां पे कि पहले मैथ्स की बात करते हैं। देखिए, जब मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स में बहुत बच्चे चैप्टर स्किप करते हैं, लेकिन अगर आप 200 प्लस का टारगेट लेकर के चल रहे हो, मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, यदि आप 200 प्लस का टारगेट लेकर के चल रहे हो मैथ्स में, तो आपको जो पहला पॉइंट अपने जहन में डालना है वो है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आप फिर यहां पे आपके पास कुछ स्किप करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब बोलोगे सर 300 मार्क्स का आता है, फिर भी 200 अगर आपको स्कोर करना है तो आपको फुल सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। फुल सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, आप कुछ भी स्किप नहीं करोगे। दूसरा पॉइंटर जो अक्सर बच्चे जहां पे मिस्टेक करते हैं कि वो सोर्सेस बहुत से रखते हैं, एक सोर्स पे टिके नहीं रहते हैं, यहां से पढ़ लेते हैं, इस किताब को भी फॉलो कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं, उस चक्कर में वो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए, आपके सोर्सेस फिक्स होने चाहिए। सोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा तो जिन बच्चों का बेसिक्स वीक है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एनसीईआरटी को वैल्यू दे सकते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं पूरा रगड़ के। एनसीईआरटी का एक और किताब आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये भी बहुत प्यारी बुक है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो कोर एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से कोई एक किताब आपको करना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक एक सवाल आपको लगाना है हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज आप पीवाई के सॉल्व करेंगे 10 साल के, राइट। उसके अलावा कोई एक आपको साइड बुक भी रखनी पड़ेगी। वो साइड बुक आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख लीजिए, लेकिन अगर आप जो भी किताब रख रहे हैं उसको थॉरली सॉल्व करना है। एक से ज्यादा साइड बुक आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, कतई नहीं। एक से ज्यादा साइड बुक, एक साइड बुक रखिए, लेकिन उसको पूरा अच्छे से रगड़ के लगाइए, पूरे अच्छे से रगड़ के लगाइए, है ना। तो ये सारी चीजें। बाकी अगर आप किसी बैच में इनरोल हैं तो बैच की जो चीजें हैं आप उसको ही फॉलो कर लीजिएगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। यदि आप किसी बैच में इनरोल है तो उसमें मिलने वाले डीपीपीज वगैरह आप उसको भी फॉलो कर ले तो आपको फिर किसी तीसरे साइड बुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, फिक्स टीचर।
अब क्या होता है कि YouTube का जमाना है, हर चीज अवेलेबल है, तो यहां भी बच्चा पढ़ रहा है, वहां भी पढ़ रहा है, वहां भी पढ़ रहा है, वहां भी पढ़ रहा है, एक ही चीज वो 4 बार पढ़ रहा है अलग अलग टीचर से। ये उसके लिए समस्या है, उसको लगता है कि मैं और बेहतर समझ लाऊं, लेकिन नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि जब आप एक टीचर के साथ पढ़ते हो तो आपका एक कनेक्शन उसके साथ बिल्ड होता है और आपको उसकी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, है ना। तब आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो और आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। इसलिए अपने टीचर को फिक्स करिए और उसी टीचर से पूरा सिलेबस भरिए, पूरा सिलेबस कवर करिए, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। अगले पॉइंटर की अगर मैं बात करता हूं तो रेगुलरिटी, जो सबसे बड़ी समस्या होती है एस्पिरेंट्स की, रेगुलरिटी बनी नहीं पाती है, बनाना पड़ेगा। टारगेटेड स्टडीज आपको करनी पड़ेगी। रात को जब आप सोने जा रहे हो तो अगले दिन का टारगेट आप अपने नोटबुक लिख के सोइए, एक डायरी बना करके रखिए कि अगले दिन मुझे ये सारी चीजें करनी है और जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं अगले दिन रात को सोने नहीं जाऊंगा। तब बनती है रेगुलरिटी। हमने भी ऐसी तैयारी करी अपने टाइम पे। और जब मैं रेगुलरिटी की बात करता हूं तो रेगुलरिटी किस किस चीज में? रेगुलरिटी बाबू क्लास में। क्लास इन द सेंस कि जैसे आप किसी बैच में एनरोल हैं तो उसकी क्लास आप हर रोज लाइव देख के खत्म करिए। हर रोज आपको देखना ही देखना। आप बोलोगे लाइव देखने का फायदा यह होता है कि वो टाइम आपका फिक्स है, कितने टाइम पे आप बैठ ही रहे हो, क्लास उस टाइम पे चल रही हो, तो वो 3 4 5 घंटे का जो शेड्यूल होता है उस 3 4 5 घंटे आप बैठ के पढ़ोगे ही, एक डिसिप्लिन सा बन जाता है, एक डिसिप्लिन सा बन जाता है। इसलिए लाइव क्लास लेना ज्यादा फायदेमंद है। रेगुलरिटी के साथ क्लास लीजिएगा आप। अगर आप बैच में एनरोल है तो डीपीपी जिस दिन की मिली है, डेली प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं, जिस दिन का मिला है उसी दिन आपको सॉल्व करना है, अगले दिन के लिए उसे टालना नहीं है। बैकलॉग्स यहां पे क्रिएट नहीं होने चाहिए। अब मान लो कि अगर आप बैचेस में एनरोल नहीं हो तो आपको डीपीपी ऑब्वियसली नहीं मिल रही है, क्लासेस तो आप यूट्यूब से भी देख के कवर कर ले रहे हो या जो भी चीजें, तो डीपीपी की जगह पे जो आपके ये सोर्सेस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की किताब हो, चाहे वो कोई साइड बुक जो आप कवर कर रहे हो वो हो, हर रोज आपको लगाना है। जो टॉपिक आपने किसी चैप्टर का पढ़ा है उस टॉपिक के सवाल रगड़िए एक दिन में। अगर आप मेरे से पूछोगे, बहुत बच्चे पूछते हैं कि कितने सवाल लगाएं, तो अब मेरा सजेशन होगा कि कम से कम एक दिन में तो आप 50+ क्वेश्चन लगाने के ट्राई करिए। हर रोज कम से कम 50 सवाल मैथमेटिक्स के लगाइए आप। और जब भी आप सवाल लगा रहे हैं, जो सवाल आसानी से हो गए वो तो हो गए। जिन सवालों ने आपको तकलीफ दी, जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, मदद लेनी पड़ी सॉल्यूशन को, उसे मार्क करके रख लीजिएगा ताकि रिवीजन के टाइम आप उन्हीं को सॉल्व करें बस। तीसरा पॉइंट पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी आपको रेगुलर रखना है। ये नहीं कि केवल साइड बुक ही फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे, नहीं। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक के जितने भी पीवाईक्यू आए उन पीवाईक्यू को तो एटलीस्ट उसी दिन लगा लीजिए, अगले दिन के लिए उन्हें मत छोड़िए। तो पीवाईक्यू भी हर रोज लगाना है। इन सबको जोड़ जाड़ के मैं बोल रहा हूं कि डीपीपी या फिर साइड बुक प्लस पीवाईक्यू, इनके जोड़ के आपके 50 क्वेश्चन हर रोज होने चाहिए। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। जो ये चीज है टेस्ट, जो ये रेगुलर टेस्ट होता है ना, जैसे अगर आप शौर्य बैच में एनरोल है तो शौर्य बैच में आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं। वीकली टेस्ट जिस दिन मिला है उसी दिन वो टेस्ट खत्म होना चाहिए, है ना। उसको लंबे टाइम तक बैकलॉग के तौर पे नहीं रखना। रेगुलरिटी के साथ सारे टेस्ट देने हैं। 5वां पॉइंटर है रिवीजन। अब बच्चे सोचते हैं कि रिवीजन जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करेंगे, नहीं। हर वीक में एक बार आपको रिवीजन करना है। वीकेंड्स पे आपको क्या करना है कि जो चीज आपने पूरे हफ्ते पढ़ी है उसके नोट्स को उठाइए, क्विकली नोट्स को पढ़ लीजिए एक बार। और जब आपने नोट्स पढ़ लिया, जो आपके मार्क्ड क्वेश्चन था, जो मैंने बताया कि मार्क करते चलिए, जिन सवालों ने आपको तकलीफ दी उन मार्क्ड क्वेश्चन को लगा लीजिए, रिवीजन डन। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। रेगुलरिटी के साथ रिवीजन भी करना है। और लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फुल मॉक। 20 से ज्यादा फुल मॉक आपको देने। जितने भी टॉपर निकल के आ रहे हैं बाबू, सब में एक चीज कॉमन थी, उन सबने कम से कम 20 से ज्यादा फुल मॉक्स दिए थे मैथमेटिक्स के। 20 से ज्यादा फुल मॉक। अगर 20 फुल मॉक आप लगाते हो तो 12 दूनी 24, 2400 क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व कर रहे हो, तो 2400 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से वैसे ही निकल जाते हैं। तो पेपर में तो कहीं भी तकलीफ नहीं होगी, आप बहुत आसानी से स्कोर कर जाओगे 200+ मैथमेटिक्स में। अगर आप ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं तो आप 200+ आसानी से स्कोर करेंगे। ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। अब बात करें जरा जीएटी की। जीएटी अपने आप में बहुत वास्ट है। मैंने 3 पार्ट में इसको बांटने का प्रयास किया, एक इंग्लिश, एक साइंस और एक ह्यूमैनिटीज। इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू वो है इंग्लिश। इंग्लिश का अकेले का 200 नंबर का वेटेज है, 200 नंबर का वेटेज। तो इंग्लिश में तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो फिर आप 300 नंबर जीएटी से निकाल सकते हैं। इंग्लिश में कम से कम 40+ क्वेश्चन आपको सही करके आने पेपर में, यानी कि 160 नंबर से ऊपर कम से कम 150 नंबर तो आपको इंग्लिश से लाना ही पड़ेगा। 40 से थोड़ा नीचे भी आ जाए तो कम से कम 150 नंबर आपको लेकर के आना ही पड़ेगा इंग्लिश से। इंग्लिश को अगर आप बेहतर करना है तो इंग्लिश को बेहतर करने का सही तरीका जो हर इंग्लिश का टीचर बताएगा वो ये बोलेगा कि रीडिंग पे फोकस करो। चीजें रीडिंग बेस्ड होती जा रही हैं, रीडिंग पे फोकस करिए, नॉवेल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जो आजकल के बच्चों में मिसिंग है वो रीडिंग कर ही नहीं रहे। वो सोच रहे केवल क्लास देख ले तो काम हो जाएगा, नहीं। रीडिंग पे फोकस करिए। जितना रीड करेंगे उतना बेहतर आप परफॉर्म करेंगे इंग्लिश के पेपर में। मार्क माई वर्ड, जितना आप रीड करेंगे उतना बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। तो रीडिंग जितना ज्यादा कर सकते हैं करिए।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के जो पैटर्न है, चाहे वो स्पॉटिंग एरर्स हो, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे वो आपके वो वॉइस हो, नरेशन हो, तो इन सब की प्रैक्टिस भी रेगुलर करते रहिएगा, है ना। हर रोज प्रैक्टिस करना है कि एक दिन बैठ के स्पॉटिंग एरर लगाया, एक दिन बैठ के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने लगाया, एक दिन बैठ के आपने वॉइस एंड नरेशन लगाए। तो ऐसे करके हर रोज प्रैक्टिस जरूरी है। और वोकैब का एक अलग से रजिस्टर बनाते चलिए कि जहां भी कोई नया वर्ड आपको मिल रहा है, जैसे आपने रीडिंग करी, नोवेल में कोई नया वर्ड मिल गया, उसका ये लिख लिया, वो वर्ड लिख लिया, उसके कुछ सिनोनिम्स लिख लिया, उसके कुछ एंटोनिम्स लिख लिया, और रेगुलर उसको रिवाइज करते रहेंगे। उसमें वर्ड ऐड होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर इंग्लिश। अब मैं साइंस की बात करूं तो इस बार का जो पेपर हुआ था एनडीए 1 2026 का, उसमें फिजिक्स का लेवल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब मेरे भाई वक्त आ गया है कि आप साइंस को अप टू क्लास 12th लेवल तक की पढ़ेंगे। पार्टिकुलरली फिजिक्स की अगर हम बात करें तो एक बार अगर 12th लेवल छू गया है तो हम 12th लेवल के ही पढ़ेंगे, भले अगली बार लेवल कम हो जाए, लेकिन हमारे मन में संदेह तो ना रहे ना। इसलिए साइंस हमें अप टू 12th लेवल तक की पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। केमिस्ट्री तो फिर भी 10th तक का ही पूछा है इस बार, लेकिन यू नेवर नो कि अगर फिजिक्स 12th टच कर सकता है तो अगली बार केमिस्ट्री भी 12th टच कर जाएगा, क्या ही पता। बायोलॉजी में 11 12 के टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए आपको 12th लेवल तक की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके जो बुक आती है, यहां से आपको बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है, आपको सवाल प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। मैं इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज नहीं बता रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको लेकर के चलना पड़ेगा, यहां से सवाल प्रैक्टिस करिएगा। तो ये जो पीसीएमबी वाले या पीसीबी वाले बच्चे हैं, उनके लिए साइंस पोर्शन बेटर रहेगा, वो इस पे अपना जी जान लगा सकते हैं। उसके बाद आर्ट्स वाले या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, वो इंग्लिश के साथ साथ ह्यूमैनिटीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज अभी भी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। अब 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटी अब ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर की क्लासेस को, टीचर के नोट्स को थॉरली फॉलो करिए। साथ साथ अगर आप चाहे तो केवल क्लास 11th और 12th की, 11th प्लस 12th की आप ह्यूमैनिटीज की किताबें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, है ना, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। ये सारी चीजें आप केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी पे फॉलो कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो भी चीजें आप ह्यूमैनिटीज में पढ़ रहे हैं उनको करंट अफेयर से रिलेट करिए। यूपीएससी सवाल ऐसे ही पूछता है कि अगर मान लो कि कोई एक जस्ट एन एग्जांपल कि कोई एक वॉल्केनो है जो आपके एग्जाम से 2-3 महीने, मतलब इस सीजन में अचानक से इरप्ट हुआ है ना, इरप्ट हुआ, तो जियोग्राफी में आपसे पूछा जाएगा कि वो जिस टाइप का वॉल्केनो होगा, डॉर्मेंट वॉल्केनो, ये सारी चीजें होती है ना, मान लो कि उस टाइप का कोई एक वॉल्केनो है, तो आपसे वो पूछ दिया जाएगा कि इस वॉल्केनो के फीचर्स क्या क्या होता है। आपको लगेगा कि जियोग्राफी है, लेकिन वो रिलेट कहां से हुआ, करंट अफेयर से, क्योंकि इस साल में ये पार्टिकुलर वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, वो इस पार्टिकुलर टाइप का वॉल्केनो था, तो सवाल वहां से पूछेगा। जैसे कोई एक किसी पार्टिकुलर ओशियन में कोई चीज आपकी नहीं मिली है, रिसर्च चलते रहता है, तो आपसे उस ओशियन के आसपास के देशों के बारे में पूछा जा सकता है, उस ओशियन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है ना। तो करंट अफेयर से रिलेट कर करके पूछते रहिए। कोई हिस्टोरिक चीज अचानक से अगर न्यूज में है, लेट्स से कि किसी कारण से कोई एक हिस्टोरिक प्लेस, लेट्स से रेड फोर्ट किसी कारण न्यूज में है अचानक से, है ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि रेड फोर्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ दे कि रेड फोर्ट कब बना था, किसने बनवाया था, कौन थे किंग थे, कौन सी डायनेस्टी थे, ये सारी चीजें। तो रिलेट कर करके पढ़िए करंट अफेयर से, अपने ह्यूमैनिटीज की चीजों को आप अच्छा करेंगे। और यहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, यहां भी मेरे भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, एमसीक्यू के साथ खेलना आना चाहिए, थोड़ा सा डीपली जाकर के पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कोई भी एक किताब आप लेकर के आ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 1000+ एमसीक्यू, 16,000+ एमसीक्यूज, तो वहां से एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाओगे, कैसे सवालों के साथ खेलना है ये सीख जाओगे, किस किस तरीके से सवाल घुमा के पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें सीख जाओगे। तो एट द एंड ये जरूरी है। और इन सब के बाद लास्ट में ये 20+ मॉक जो है, ये जीएटी में भी जरूरी है, केवल मैथ से काम नहीं चलेगा। अगर आपने ये सारे काम करे मेरे भाई, तो आप बहुत आसानी से, मेहनत तो लगेगी नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन आप 500 से ज्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर किसी ऐसी वीडियो में। अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस टॉपिक में वीडियो लेके आपके सामने जरूर आ जाऊंगा। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर। तब तक के लिए जय हिंद।